हीरो है। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, प्रधानाचार्य टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर एवं टैगोर वेटनरी कॉलेज कठूमर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ऑनलाइन कक्षा में पढ़ते हुए हम और आप भारतीय संविधान की विशेषताओं के पास पहुंचे थे। भारतीय संविधान, जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना आदि बातों पर चर्चा करते हुए इतिहास की घटनाओं को भी खंगाल कर देखा था। आज हम और आप भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं, पक्ष में तर्क कह सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उद्देश्यता की प्रासंगिकता कह सकते हैं, भारतीय संविधान का महत्व कह सकते हैं, उपादेयता कह सकते हैं, उपयोगिता कह सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का एक साथ जवाब है, जिसमें आपको एक चार्ट के रूप में तैयार करना होगा। पहली विशेषता, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान की पहली विशेषता के रूप में हम और आप अध्ययन कर रहे हैं लिखित, निर्मित एवं विस्तृत संविधान। यहाँ तीन शब्द थे, लिखित, निर्मित व विस्तृत। लिखित का मतलब होता है कि संविधान, ऐसा संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखित रूप में हो, लिपिबद्ध हो, वह लिखित संविधान होता है। और ऐसा संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान रीति रिवाजों, मान्यताओं, प्रथाओं, रूढ़ियों पर आधारित हो, अवसमयों पर आधारित हो, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। लेकिन भारत का संविधान लिखित है और अलिखित के बारे में प्रमुख उदाहरण बनता है हमारा इंग्लैंड। इंग्लैंड का संविधान जो है वो अलिखित है, अवसमयों पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है, रीति रिवाजों पर आधारित है, रूढ़ियों पर आधारित है। दूसरा शब्द आता है निर्मित। निर्मित का मतलब होता है बना हुआ। भारतीय संविधान रेडीमेड नहीं है, बनाया कहीं से लिया नहीं है। ये भारतीयों की उपज है, भारतीयों ने ही इसको तैयार किया है। इसको तैयार करने में हमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि लगी थी। तो भारत का संविधान लिपिबद्ध है, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित है। और अब आती है बात विस्तृत, यह अलग से भी विशेषता बन जाती है विस्तृत संविधान। भारत का संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है, दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है। इसकी विशालता का प्रमाण हमारे पास ये है कि भारत का जो मूल संविधान है और वर्तमान संविधान, 2 बातों पर चर्चा करेंगे हम। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 395 है, 395 अनुच्छेद। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और इसके अलावा 22 भाग और परिशिष्ट थे, जो इसकी विशालता को दर्शाता है। दुनिया में, संसार में, जहां में, वर्ल्ड में आज तक किसी भी देश के संविधान में इतने अनुच्छेद और परिशिष्ट भाग और अनुसूचियां नहीं हैं। इसका आकार जो है वो हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। आज भी इसके आकार के बारे में वर्तमान में यदि हम और आप चर्चा करें तो वर्तमान भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 इसके भाग हो चुके हैं, जो इसकी प्रामाणिकता को दर्शाता है कि भारतीय संविधान विशालतम संविधान है, दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। अगली विशेषता के रूप में हम और आप यदि अध्ययन करना चाहें तो अगली विशेषता बनती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ 3 पारिभाषिक शब्द हैं। संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब होता है, ये 2 शब्दों पर चर्चा करनी पड़ती है, आंतरिक व बाह्य। आज हमारा देश अंदर से भी स्वतंत्र है और बाहर से भी स्वतंत्र है। देश के अंदर क्या नियम कानून, क्या फैसले लिए जाएंगे, वो सारे फैसले देश की जनता करती है। देश के आंतरिक मामलों में कोई विदेशी टांग नहीं अड़ा सकता है। जबकि आप जानते हैं गुलामी के कालखंड में, वैदेशिक शासन के दौरान, फिरंगी शासन के दौरान, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के दौरान देश के आंतरिक मामलों में और देश के बाह्य मामलों में, वैदेशिक मामलों में, भारत की विदेश नीति में भारतीयों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। भारतीय अपने अनुसार ना तो देश के अंदर कोई फैसले ले सकते थे, ना ही देश के बाहर विदेश नीति में अपना कोई वर्चस्व दिखा सकते थे। लेकिन आज
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के रूप में ये पारिभाषिक शब्दावली जोड़ी गई है कि भारत संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब है भारत आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र और बाह्य रूप से भी पूर्ण स्वतंत्र है। देश के अंदर जितने भी फैसले लिए जाएंगे, नीति नियम कानून लागू किए जाएंगे, वो भारतीय जनता की अनुमति से होंगे, भारतीयों के द्वारा ही होंगे। देश के बाहर विदेश नीति, वैदेशिक संबंध स्थापित करते समय भारत को किस देश के साथ युद्ध करना है, संधि करनी है, समझौता करना है, आयात करना है या नहीं करना है, निर्यात होगा या नहीं होगा, ये सारे वैदेशिक फैसले देश के बाहर जितने भी नियम नीति निर्माण होंगे, लागू होंगे, वो सब देश की जनता के द्वारा होंगे, भारतीय शासकों के द्वारा होंगे, जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होंगे। इसका मतलब भारत संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब आंतरिक एवं बाह्य रूप से पूर्ण स्वतंत्र है भारत। प्रभुत्व का मतलब होता है शासन की सर्वोच्च शक्ति। यहाँ प्रभु शब्द है तो अर्थ है, प्रभु का मतलब होता है मालिक, स्वामी, भगवान, शासक, राजा, जो हमारे फैसले लेता है, जो हम पर शासन करता है, वो प्रभु है, जो मालिक है, वो शासक है, राजा है, सर्वोच्च शक्तिमान है, शासन की सर्वोच्च शक्ति है। तो यह प्रभुत्व का मतलब होता है देश की प्रभुत्व शक्ति, देश की संप्रभुता, देश के शासन की सर्वोच्च शक्ति देश की जनता में निहित है और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि उस प्रभुत्व शक्ति का उपभोग करता है। इसका मतलब भारत प्रभुत्व है, प्रभुत्वशाली देश है। भारत पर आज किसी विदेशी हुकूमत का शासन नहीं है। भारत प्रभुत्व रखता है, संप्रभुता रखता है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। संपन्न का मतलब होता है दुनिया का ऐसा देश जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम होता है, वो संपन्न कहलाता है। जैसे दूसरी भाषा में आप आत्मनिर्भर भी कह सकते हो। आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड, यानी कि किसी दूसरे के भरोसे ना जीने वाला राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो भारत संपन्न है। भारत अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वयं सक्षम है। हालांकि यहाँ एक छोटा सा उदाहरण ये भी लिया जाता है, क्या भारत अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वयं सक्षम है? जी हाँ और ना। हाँ का मतलब भारत अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वयं सक्षम है। ना का मतलब ये होता है भारत को कुछ चीजें विदेशों से आयात भी करनी पड़ती हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज तेल, डीजल, पेट्रोल। हमें दूसरे देशों के भरोसे रहना पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि हम संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि वो देश जो हमें खनिज तेल निर्यात करते हैं वो हमारे देश से बहुत सारी वस्तुओं का आयात करते हैं। वो हमारे ऊपर ज्यादा निर्भर है, हम उनके ऊपर कम निर्भर हैं। फिर सरकार ने खनिज तेल के ढेर सारे विकल्प भी खोज लिए हैं। इसका मतलब भारत संपन्न है, भारत आत्मनिर्भर है, भारत अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वयं सक्षम है। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता थी। भारत संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से पूर्ण स्वतंत्र है। भारत प्रभुत्वशाली राष्ट्र है। भारत की संप्रभुता किसी विदेशी हुकूमत के अधीन नहीं है। भारत उपनिवेश नहीं है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की संप्रभुता अंग्रेजों के अधीन थी, इंग्लैंड के अधीन थी। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था। भारत के पास प्रभुत्व नहीं था, संप्रभुता नहीं थी, शासन की सर्वोच्च शक्ति हमारी विदेशी हुकूमत के अधीन थी। संपन्न का मतलब होता है आत्मनिर्भर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भारत सक्षम है। अगली विशेषता के रूप में यदि हम और आप पढ़ें तो वो है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारतीय संविधान की विशेषता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ दो पारिभाषिक शब्दावली है, लोकतंत्र और गणराज्य। गणराज्य को ही दूसरे शब्द में, दूसरी भाषा में गणतंत्र भी कह सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। पहले लोकतंत्र को फ्री करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक रूप है, जैसा कि आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज दुनिया में, धरती पर, संसार में, जहां में शासन के अनेक रूप प्रचलित हैं। जैसे कि कहीं राजतंत्र है, राजा का शासन, कहीं सैनिक तंत्र है, सेना शासन संभाल रही है। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान में लोकतंत्र की आड़ में सैनिक तंत्र चलता है। पाकिस्तान की जो प्रभुत्व शक्ति है, प्रभुत्व संप्रभुता जो है, वो सेना के अधीन है। ऐसे ही हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, बर्मा, जहां आज आप देख रहे होंगे टीवी पे, समाचार पत्रों में, न्यूज में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, म्यांमार की संप्रभुता सेना के अधीन है। वहां आए दिन तख्ता पलट होते रहते हैं। तो जिन देशों में लोकतंत्र की आड़ में सैनिक तंत्र चलता है, वहां जनता की भावनाओं को कुचल दिया जाता है, लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, कहीं राजतंत्र है, कहीं सैनिक तंत्र है, कहीं अधिनायक तंत्र भी है। अधिनायक तंत्र का प्रमुख रूप से उदाहरण आप देख सकते हो चीन, जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है चीन।
चीन में अधिनायक तंत्र के लक्षण मौजूद हैं। साम्यवादी शासन व्यवस्था को लिए हुए चीन अधिनायकवादी राष्ट्र कहलाता है। चीन की जनता को, चीन के जो लोग हैं वो अपने खुले विचार, चीन की मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है। अधिनायकवादी लक्षणों से युक्त शासन व्यवस्था वाला देश चीन है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कहीं राजतंत्र है, कहीं अधिनायक तंत्र है, कहीं सैनिक तंत्र है, कहीं लोकतंत्र है। लोकतंत्र दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में है। 3/4 देश, संसार के 3/4 देशों से भी अधिक राष्ट्रों में आज लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, तीनों का एक ही मतलब होता है। जैसा कि यहाँ हम डिफाइन करना चाहें, लोकतंत्र का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो लोक प्लस तंत्र बनता है, लोक प्लस तंत्र। इसी तरह से प्रजातंत्र को संधि विच्छेद किया जाए तो प्रजा प्लस तंत्र बनता है। इसी तरह से जनतंत्र को भी हम अलग करना चाहेंगे तो जन प्लस तंत्र बनता है। यहाँ शब्द है 3, लोक, लोक माने जनता, प्रजा, जनता, जन, जनता। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, जनता। और यहाँ जो पीछे जुड़ा हुआ है तंत्र, पॉलिटिकल साइंस में तंत्र का मतलब होता है शासन। तंत्र से तात्पर्य हुआ शासन। तो यहाँ लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, तीनों का एक ही अर्थ बनता है क्या? जनता का शासन, जिसको अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, अंग्रेजी भाषा का जो डेमोक्रेसी शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र। लेकिन अंग्रेजी का जो डेमोक्रेसी शब्द है इसको भी लैटिन भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से लिया गया है। और लैटिन भाषा का जो डेमोक्रेसिया शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता का और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। हालांकि जो डेमोस है उसका अर्थ लैटिन भाषा में, रोमन भाषा में उसे भीड़ भी कहा जाता है, भीड़ या जनता, और क्रेसिया का अर्थ हुआ शासन। तो डेमोक्रेसिया का मतलब हो गया भीड़ का शासन, जनता का शासन। तो अंग्रेजी का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द, हिंदी का शब्द, इन सब का जो अर्थ निकल के आ रहा है वो बनता है जनता का शासन। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित हो, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हों, वह लोकतंत्र कहलाता है। ऐसी शासन व्यवस्था जहां शासन की शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित हो, वह लोकतंत्र है। जैसे कि यहाँ अब्राहम लिंकन साहब ने एक छोटी सी परिभाषा दी है। लिंकन, अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने एक परिभाषा दी है जो पूरी दुनिया में प्रचलित है, मान्य है। 3 शब्द में दी है, छोटी सी परिभाषा है, कोटेशन है। जनता का, जनता के लिए वे जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र कहलाता है। जनता का, जनता के लिए, और जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र कहलाता है। तो भाव वही निकल के आ रहा है, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है, वह शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक कह सकते हो, जनतंत्रात्मक कह सकते हो, प्रजातंत्रात्मक कह सकते हो, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कह सकते हो, लैटिन में से डेमोक्रेसिया कह सकते हो। तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसी में दूसरा शब्द और जुड़ा हुआ है, गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था। गण, देखिए शाब्दिक अर्थ निकालिए। गण का मतलब होता है प्रमुख और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? प्रमुख का शासन। ऐसे ही यहाँ गण का मतलब हो गया प्रमुख। और हमारे विषय में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राज्य का मतलब भी शासन करना होता है। तो प्रमुख का शासन क्या कहलाता है? प्रमुख का शासन गणराज्य कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। लेकिन ये पूरी परिभाषा तैयार नहीं हुई। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता हो, वंशानुगत राजा ना हो, उसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। उस देश को गणतंत्र कहा जाता है, गणराज्य कहा जाता है। जैसे भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणतंत्र है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि भारत का नवनिर्मित संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
26 जनवरी जो भारतीय इतिहास का 100 और चिरस्मरणीय दिन था, क्योंकि हमने 26 जनवरी के दिन को 1930 से लेकर के आजादी मिलने तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। लेकिन भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त के दिन 1947 में। एक ही देश में दो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाए जा सकते थे, इसलिए हमने स्वतंत्रता दिवस रखा 15 अगस्त। और ये जो 26 जनवरी का जो दिन था शुभ और ऐतिहासिक दिन, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे 1930 से लेकर के 1947 तक, इस शुभ और ऐतिहासिक दिन का हमने इंतजार किया, क्योंकि हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने इंतजार किया लगभग 2 महीने, यानी कि इस 26 जनवरी का इंतजार किया। और 26 जनवरी 1950 में हमने भारत के नवनिर्मित संविधान को लागू किया। और इसी दिन भारत को कैसा देश घोषित किया? गणतंत्र। भारत को कैसा देश घोषित किया? गणराज्य। मतलब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, भारत का जो राष्ट्रपति होगा, वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत राजा नहीं होगा इंग्लैंड की तरह। क्योंकि आप जानते हो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 2 तरह की कार्यपालिका अपनाई जाती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी नाममात्र की कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री है और भारत में भी प्रधानमंत्री है। लेकिन नाममात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत नाममात्र के संप्रभु के रूप में भारत और इंग्लैंड में अंतर है। भारत में नाममात्र की कार्यपालिका, नाममात्र का संप्रभु सम्राट है इंग्लैंड में, भारत में राष्ट्रपति है। लेकिन अंतर क्या है कि हमारी जो नाममात्र की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति है वो निर्वाचित है, और इंग्लैंड की जो नाममात्र की कार्यपालिका है, नाममात्र का संप्रभु है सम्राट, वो वंशानुगत है। ये हमारी और इंग्लैंड की संसदीय शासन व्यवस्था का प्रमुख भेद था, अंतर था। तो वापस आइए, मैं आपको बताना चाह रहा था कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया। भारत को 26 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन भारत का नवनिर्मित संविधान लागू किया गया, एक्टिवेट किया गया, क्रियान्वित किया गया, उस दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र से तात्पर्य होगा कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत राजा नहीं होगा। अब यहाँ एक परिभाषा बनती है, गणतंत्र किसे कहते हैं, गणराज्य किसे कहते हैं। क्या भारत एक गणराज्य है, गणतंत्र है? जी हाँ, क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है अर्थात राष्ट्रपति, वो निश्चित समय यानी कि 5 वर्ष के लिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वंशानुगत राजा नहीं है। इसलिए भारत कैसा देश है? भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणतंत्र है। इसीलिए भारत का गणतंत्रता दिवस भी प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, भारत को इसी दिन 1950 में 26 जनवरी के दिन ही भारत को कैसा देश घोषित किया गया था? गणतंत्र, गणराज्य। परिभाषा समझ में आई होगी, यानी ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निश्चित समय के लिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, राजा ना हो, उसे गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। अगली विशेषता के रूप में हम और आप पढ़ने जा रहे हैं, वो भी पारिभाषिक शब्दावली के रूप में ही है, पंथ निरपेक्ष राज्य। ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है, पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य। शब्द दो है, भाव एक है। धर्म निरपेक्ष कह सकते हो या पंथ निरपेक्ष कह सकते हो। अंतर क्या है शब्द का? धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, 2 शब्द हैं, अलग कीजिए। पंथ प्लस निरपेक्ष, धर्म प्लस निरपेक्ष। पंथ, पंथ का मतलब होता है रास्ता, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता, पंथ। धर्म, धर्म का मतलब हमारी आस्था। आस्था से तात्पर्य यह होता है कि यदि हम हिंदू हैं तो हमारी आस्था मंदिर में होगी, यदि हम मुसलमान हैं तो हमारी आस्था मस्जिद में होगी, यदि हम सिख हैं तो हमारी आस्था गुरुद्वारे में होगी, ईसाई हैं तो हमारी आस्था चर्च में होगी। ये क्या है? आस्था। आस्था का मतलब हमारा धर्म। पंथ का मतलब होता है ईश्वर प्राप्ति का रास्ता, यानी जिस रास्ते पर चल के हम उपासना पद्धति के द्वारा ईश्वर को, अल्लाह को, आदि को, भगवान को, अदृश्य शक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस रास्ते पर चल करके, वो रास्ता क्या कहलाता है? पंथ। और धर्म का मतलब है हमारी आस्था। आस्था से तात्पर्य, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आस्था का तात्पर्य है कि यदि हम हिंदू हैं तो हमारी आस्था कहाँ होगी? मंदिर में। मुसलमान है तो आस्था कहाँ होगी? मस्जिद में। तो ये आस्था क्या कहलाती है? धर्म।
पंथ का मतलब होता है रास्ता, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता। अगला शब्द इन दोनों के पीछे सेम जुड़ा हुआ है, निरपेक्ष। निरपेक्ष से तात्पर्य होता है तटस्थ रहना। तटस्थ का मतलब होता है न दूर न पास, न दूर न पास, न दोस्ती न दुश्मनी, सबके साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, क्या कहलाता है? तटस्थता। क्या कहलाता है? निरपेक्षता। किसके प्रति? यहाँ धर्म के प्रति, कि सभी धर्मों को समान आदर देना, सभी धर्मों को समान समझना, धर्म के आधार पर देश के नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करना, धर्मांधता को जन्म नहीं देना, कट्टरपंथी नहीं होना, सांप्रदायिकता को नहीं पनपने देना, क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता। लेकिन यहाँ आपको एक बढ़िया चीज याद रखनी होगी जो कंपटीशन क्लास में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है, कि ये धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वो भारत के मूल संविधान में नहीं था। फिर कब जोड़ा गया, कहाँ जोड़ा गया? तो इसको यहाँ आपको याद रखना होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976, जिस समय देश की कमान श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में थी, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने 42वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में ढेर सारे बदलाव किए। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान के अंतर्गत मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। बताऊंगा मैं आपको अगली वाली वीडियो में कि 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान क्यों कहलाता है, इसके द्वारा कितने सारे कौन कौन से संविधान बदलाव संशोधन भारतीय संविधान में किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की उद्देश्यता में ये नया शब्द जोड़ा गया था, जिसको पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता के नाम से जाना गया। तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ये हो गया कि ऐसा देश, ऐसे देश की शासन व्यवस्था जहाँ धर्म के नाम पर देश के नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, कोई पक्षपात नहीं किया जाता हो, कोई सौतेलापन नहीं किया जाता हो, सभी धर्मों का समान आदर किया जाता हो, जहाँ सर्वपंथ समादर की भावना निहित रहती हो, यहाँ उर्दू में हम कहें तो दीन इलाही जहाँ मौजूद हो, वो धर्म निरपेक्षता है, वो पंथ निरपेक्षता है। इसीलिए भारतीय संविधान में, मूल संविधान में तो ये चीज नहीं थी, लेकिन जब बाद में अवगत हुआ कि भारत तो विदेशी आक्रांताओं वाला राष्ट्र रहा है, यहाँ विदेशी हुकूमत रही है, और जितने भी विदेशी शासक हमारे देश में आए ठहरे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया, ओढ़ लिया, भारत के रीति रिवाजों को अपना लिया, आज वो भारतीय हैं। इसलिए भारत तो बहुधर्मी राष्ट्र हो गया, भारत में अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए भारत को कैसा देश बनाना होगा? धर्मनिरपेक्ष देश बनाना होगा, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की इसे उपाधि देनी होगी। इसीलिए मूल संविधान में यह शब्द नहीं था, लेकिन आवश्यकता के अनुसार बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक नया शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, जिसका तात्पर्य होता है भारत के सभी धर्म अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, शैव, वैष्णव, सभी मत, सभी संप्रदाय, सभी पंथ, सभी धर्म भारत में एक समान माने गए हैं। धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता। यदि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो इसे संविधान के अंतर्गत कानूनन अपराध समझा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।